श्री शाहनवाज हुसैन। प्लीज ऑर्डर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। उपाध्यक्ष महोदय, कल से चर्चा चल रही और मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूं। अल्पसंख्यक समाज के इतने हमदर्द सामने बैठे हैं, इससे मुझे खुशी भी हो रही, लेकिन दुख ये भी हो रहा है कि आज़ादी के 52 साल बीत जाने के बाद आज अल्पसंख्यक इस हालत में कैसे पहुंचा है। 2 साल 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2-3 साल के अंदर मैं मानता हूं कि आज अल्पसंख्यक के मन में इस बात का मलाल है कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोज़गार है, उसके अंदर शिक्षा की कमी है और ये सारी कमियां किस वजह से हुई है, ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए था उपाध्यक्ष महोदय। और जिसके लिए मैं उन सारे विषय को उपाध्यक्ष महोदय बहुत विस्तार से रखना चाहता हूं। मैं जानता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि मुझे बहुत ज्यादा टोका जाए, नहीं, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपको कोई मैं कम उम्र का सांसद हूं, पहली बार संसद में मेरी आवाज सुनी जा रही है उपाध्यक्ष महोदय। और मैं ये भी गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मैं जहां से चुनाव जीता हूं वो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता मेरे चुनाव क्षेत्र किशनगंज में रहते हैं। मैं वहां से चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आया हूं उपाध्यक्ष महोदय। और मैं जहां से चुनाव जीता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का इकलौता मुस्लिम सांसद हूं, इसलिए कई लोगों की नज़रों में बहुत खटकता हूं उपाध्यक्ष महोदय। कई लोगों को ये लगता है कि जब हम इधर आरोप लगाते हैं तो यहाँ शाहनवाज जब खड़ा होता है तो उनकी धार कमज़ोर हो जाती है उपाध्यक्ष महोदय। मैं कहीं पर सेलेक्टेड नहीं हूँ उपाध्यक्ष महोदय, मैं इलेक्ट होकर आया हूँ और जहाँ 7,10,000 मुस्लिम मतदाता रहते हैं वहाँ से चुनाव जीत कर आया हूँ। सवाल सिर्फ इस बात का नहीं उपाध्यक्ष महोदय कि ये मुद्दा, ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद, ये मामूली विवाद नहीं है। आज़ादी के वक्त उपाध्यक्ष महोदय मैं पूरी तैयारी में हूँ, जितना टोकेंगे उतना और खतरनाक बोलूंगा, ये पहले बता देना चाहता हूँ। मैं आपके टोकने से चुप होने वाला नहीं हूँ उपाध्यक्ष महोदय। आज़ादी के 52 साल बीते, अक़लियत के लोगों पर चर्चा हुई है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अक़लियत के लोगों के हमदर्द इतने बैठे, फिर आज अक़लियत क्यों पिछड़ा क्यों? आज मुसलमान डरा सहमा ये कह रहे हैं कि बहुत डरा हुआ है। आपने इतना मजबूत क्यों नहीं बनाया? 50 साल में 52 साल में आपने 47 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत किया है। आपने अल्पसंख्यक को इतना मजबूत बनाया होता कि अल्पसंख्यक इस देश में कहीं डरा सहमा नहीं होता। आपने 47 साल में उसकी हालत क्या की? ये आज मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर यहाँ चर्चा शुरू हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू कहाँ से हुआ? मैं उन विवाद में ज़्यादा ले जाना आपको नहीं चाहता। मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर वो बाबरी मस्जिद, वहाँ पर बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, सबसे पहले मूर्ति जिसके समय में रखे गए उस वक्त के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? उपाध्यक्ष महोदय मैं ये जानना चाहता हूँ। 22 दिसंबर 23 दिसंबर के जी उस वक्त के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। 22 दिसंबर 23 दिसंबर को वहां मूर्ति रखी गई और बाबरी मस्जिद का स्टेटस तो 6 दिसंबर को कार सेवा नहीं हुई थी। 6 दिसंबर की जगह 22 और 23 दिसंबर को कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री के दौर में आपने उस बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि बनाने का काम किया था, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय 29 दिसंबर के दिन उपाध्यक्ष महोदय 29 दिसंबर को जिलाधिकारी
फैजाबाद के म्युनिसिपल चेयरमैन को Order, please. किया गया 16 जनवरी को। मिस्टर अनिल बसु, थैंक यू, आपका शुक्रिया, शुक्रिया आपका। मिस्टर उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर रिसीवर नियुक्त किया गया 16 जनवरी 1950 तक में, वहां पर इंजंक्शन फाइनल दिया गया, परमानेंट दिया गया, और 3 मार्च को वहां पर अंतरिम इंजेक्शन में यह पक्का किया गया कि मूर्ति को हटाने को प्रतिबंध किया गया और मूर्ति की पूजा करने का हक वहां के हिंदुओं को दिया गया। 22 दिसंबर से 3 मार्च तक कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर भी थी, कांग्रेस की सरकार राज के अंदर थी। यहाँ नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वहां पर पंत जी मुख्यमंत्री थे। आपने वहां पर कोई कदम नहीं उठाया, कोर्ट का निर्णय बाद में आया, आपने पहले ही उस मामले को होने दिया। क्योंकि जब आज़ादी मिली, भारत का मुसलमान उस वक्त बंटवारे से डरा सहमा हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, भारत के मुसलमानों के मन में यह कष्ट था, आज़ादी के वक्त इस देश का जो बंटवारा हुआ था उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त भारत के मुसलमानों के मन में इस बात की चिंता थी, क्योंकि धर्म के नाम पर इस मुल्क का बंटवारा हुआ था। हिंदुस्तान का मुसलमान इसको मादरे वतन मानकर हिंदुस्तान में रह गया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे और आपके बाप दादा ने उपाध्यक्ष महोदय ये तय किया कि ये मुल्क हमारा मुल्क, ये मादरे वतन है, हमें इस माँ को छोड़कर नहीं जाएंगे। जिन्होंने मजहब के नाम पर बंटवारे को स्वीकार किया, वो हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। जो मुसलमान यहाँ रह गए, उसने इस हिंदुस्तान को अपनी सरजमी माना, मादरे वतन माना और मादरे वतन मान कर रह गए। आज़ादी के वक्त भी 2 धाराएं चलती थी, एक मुस्लिम लीग उस वक्त हुआ करती थी, एक कांग्रेस होती थी। कांग्रेस के अंदर भी मुस्लिम लोग काम करते थे, कांग्रेस के अंदर भी भारी संख्या में मुसलमान थे, लेकिन मुस्लिम लीग के लोग उस वक्त कांग्रेस के मुसलमान को मुस्लिम लीग के अंदर शोभा कांग्रेस के अंदर माना जाता था, क्योंकि मुस्लिम लीग के लोग ये आरोप लगाते थे कि जो मुसलमान कांग्रेस के अंदर है वो तो पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो तो ऐसे ही है। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को तरह तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी से ये ऐलान किया था, उन्होंने अपने खुतबे में कहा था, उनके किताब खुतबात आज़ाद में इस बात का जिक्र है कि मुसलमानों ये मुल्क तुम्हारा है, जब तुम इसमें रहना चाहोगे दुनिया की कोई ताकत तुमको इस मुल्क से भगा नहीं सकती। इस मुल्क को मादरे वतन मानो, इस मुल्क के अंदर तुमको वही अधिकार है जो अधिकार इस देश के हिंदू को है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। उस नाते आज हम ये कह सकते हैं कि जो मुल्क का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान तो अपने आप को मजहबी राज उसने घोषित किया और बांग्लादेश ने भी बाद में अपने आप को मजहबी राज की तरफ धकेला, लेकिन हम उस वक्त के नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, वो देश के नेता थे, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इस देश को सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने का काम किया। और ये इसलिए भी हुआ उपाध्यक्ष महोदय कि इस देश का बहुसंख्यक समाज इसके लिए तैयार था। अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज इस वक्त दबाव बनाता कि इस देश को सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट न बनाया जाए, तो उस वक्त ये बात नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, इसमें मैं अपनी पार्टी को क्रेडिट नहीं देना चाहता उपाध्यक्ष महोदय, इस देश को क्रेडिट देना चाहता हूं। हम गर्व से कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान से दुगुनी आबादी हिंदुस्तान के अंदर है। माइनॉरिटी के राइट, माइनॉरिटी के हकूक जितने भारत में सुरक्षित हैं, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है उपाध्यक्ष महोदय। इसके लिए मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं, कांग्रेस और जो हमारी दूसरी पार्टी है उनको भी धन्यवाद करता हूं कि ये अब सुनने। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस देश को धन्यवाद करता हूं, देश की उन सारी पार्टियों को धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मुल्क का स्टेटस ऐसा बनाया, सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया। और भारत को हम गर्व के साथ, मैं जब बाहर जाता हूं उपाध्यक्ष महोदय, गर्व के साथ कहता हूं कि हम भारत से आए हैं, हम हिंदी मुसलमान हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी और देश के मुसलमान से कम दर्जे का मुसलमान नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय हज पर गया था, आप भी उपाध्यक्ष महोदय हज पर हमारे साथ थे। वहां पर मैं खाना काबा के इमाम से मिला था उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर मैं सऊदी के शाह से मिला था और हमने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके अंदर हमने कहा था हम हिंदुस्तान से आए हैं, हमें इस बात का फख्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमें वो अधिकार प्राप्त है जो हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज को प्राप्त है। अगर हिंदुस्तान के अंदर जो हक हमें मिले हुए हैं वो हक दुनिया में कहीं माइनॉरिटी को नहीं मिले। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हम आज ये कह सकते हैं कि मुसलमान इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है।
मुसलमान इस देश का चीफ जस्टिस बन सकता है, मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है। और आज इस देश के मुसलमान में अबुल कलाम जैसे मुसलमान हैं जिस पर भारत का हर हिंदू और मुसलमान गर्व करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुसलमानों की समस्या ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा नहीं था, मुसलमानों को इस समस्या में घेरा गया। ये कांग्रेस का हिडन एजेंडा था उपाध्यक्ष महोदय। 1947 के अंदर ये हिडन एजेंडा था। जिस तरह ये प्रस्ताव हिडन एजेंडा है, इस प्रस्ताव को लाते वक्त जयपाल रेड्डी जी ने, जो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर करता हूं, उन्होंने कहा इसको लाने का मकसद इस सरकार को यहां से भगाना नहीं है। ये भी जानते हैं कि ये सरकार 5 साल तक रहेगी और आने वाले दिनों में भी आने वाली है, इस बात को ये समझते हैं। लेकिन ये हिडन एजेंडा ये था कि ये इस तरह किसी तरह ये प्रस्ताव लाकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की तस्वीर अल्पसंख्यक समाज में जो बनी है उसको बिगाड़ दी जाए, इसलिए ये हिडन एजेंडा था। और यही हिडन एजेंडा 1947 में था। आपने कैबिनेट में डिसीजन किया था कि सोमनाथ का मंदिर बनाएंगे। भारत का मुसलमान उस वक्त कोई आपसे आरोप प्रत्यारोप करने की भी स्थिति में नहीं था, क्योंकि भारत का मुसलमान उस वक्त डरा हुआ था, सहमा हुआ था। आपने वहाँ पर सोमनाथ का मंदिर बनाया और उसका क्रेडिट आदरणीय पटेल जी को गया। उसके बाद लोगों के मन में आया कि चलो एक और काम कर लिया जाए, और दूसरा काम आपने वहाँ पर शुरू किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब वो आपने ताला खुलवा दिया, ताला बंद करवाया, इस मुद्दे पर ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 फरवरी 1986 को आखिर ऐसा क्या हुआ? 84 में तो आप अपार बहुमत में थे। राजीव गांधी जी एक युवा नेता थे। हम जैसे नौजवान गर्व करते थे कि एक पहली बार नौजवान व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हुआ है। आप पर तरह तरह के आरोप, मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त हाँ बच्चे ही रहे होंगे आपकी उम्र से, लेकिन और मामले में आपसे बहस करने में पूरी तरह तैयार। उम्र में कम है, अकल में नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मैंने संविधान मेंबर पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है। यहाँ ये आपकी बातचीत की भाषा में जरूर कहते हैं नहीं, आप उनके तरफ नहीं देखा। आप उपाध्यक्ष महोदय बहुत टोकते हैं फिर आप। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूँ, मैं हर बार आपको कर रहा हूँ। नहीं तो आपको ठीक है, नौजवान आए बात करो। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ो। उपाध्यक्ष महोदय, आप उस तरफ मत देखिए, इस तरफ देखिए। आपका भाषण शुरू किए। 1 फरवरी 1986 को जिला जज फैजाबाद की कोर्ट में अपील दर्ज की गई और उसके बाद आदेश पारित किया गया कि वहां पर ताला खुलवाया जाए, और वहां पर दूरदर्शन का कैमरा मौजूद था। इतना फास्ट सिस्टम कैसे हुआ? ये अयोध्या जैसी छोटी जगह को पहले से वहां पर दूरदर्शन का कैमरा मौजूद था, और आदेश पारित ऐसे नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की उस वक्त की वीर बहादुर सिंह जी की सरकार ने ये लिखकर कोर्ट में आश्वस्त किया। कोर्ट ने पहले पूछा कि अगर ताला खुलवा दिया जाए तो कोई सांप्रदायिक तनाव होगा, ये कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। कांग्रेस की सरकार ने उपाध्यक्ष महोदय ये कहा कि कोई व्यवस्था, कानून व्यवस्था खराब नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कांग्रेस की उस वक्त की सरकार ने लिखकर कोर्ट में ये दे दिया कि कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं होगी, तो वहां की सरकार, उस वक्त के कोर्ट ने वहां ताला खुलवा दिया उपाध्यक्ष महोदय, और पूरे देश में ये सीन को बहुत प्रचार के साथ दिखाया गया। उसके बाद बीच की घटनाओं को मैं छोड़ता हूं उपाध्यक्ष महोदय। 1989 में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, बूटा सिंह जी देश के गृह मंत्री थे, और आदरणीय तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 6 दिसंबर 1989 को संसदीय चुनाव में राजीव गांधी जी ने अपना चुनाव अभियान अयोध्या से शुरू किया। जैसा कि कल हमारे मित्र अरुण जेटली जी कह रहे थे, वहां जाकर उन्होंने कहा मैं यहां आकर धन्य हो गया हूं। वहां उन्होंने रामराज की कल्पना की, क्योंकि 84 में जो राजीव गांधी जी की सरकार आई थी उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को पूरे दावे से कहता हूं कि उस वक्त देश का सांप्रदायिक वातावरण खराब था और किसी तरह अल्पसंख्यक उस वक्त डरा हुआ था, सहमा हुआ था। सिख अल्पसंख्यक पर बहुत जुल्म हुए थे, और उस वक्त ये बयान बोट क्लब पर दिया गया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिली हुई थी उपाध्यक्ष महोदय। और उसके बाद 84 में वो अपार बहुमत से वो सरकार आई, और 89 के अंदर सरकार तरह तरह से घिरी हुई थी। कहीं न कहीं बोफोर्स का मुद्दा सरकार पर छाया हुआ था, और 89 में
ये कहा गया कि ये चुनाव जीतने के क्या तरीके होंगे, तो पुराना तरीका इस्तेमाल करते हुए 6 नवंबर 1989 को सब लोग पहले दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे से चुनाव अभियान शुरू करते हैं। इन्होंने अपने चुनाव अभियान को केंद्रित किया। 6 नवंबर 1989 को अयोध्या में उन्होंने चुनाव अभियान शुरू किया। 7 नवंबर 1989 को शिलान्यास की जगह को उस वक्त की सरकार ने विवादित घोषित किया और 9 नवंबर को वहां पर शिलान्यास किया गया और 11 नवंबर को फिर कार सेवा रुकवा दी गई। जिस दिन शिलान्यास किया गया उपाध्यक्ष महोदय, ये सोचकर किया गया कि शायद इससे हिंदू खुश हो जाएगा, तो उस दिन तो मुस्लिम कांग्रेस से भाग गया। और जिस दिन 11 नवंबर को इन्होंने कार सेवा रुकवाई, उस दिन इनसे हिंदू भाग गया। तो एक शेर है सर अध्यक्ष महोदय कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। उपाध्यक्ष महोदय, बीच का भी एक प्रकरण आता है। मैंने आपसे कहा कि बड़ा सौभाग्य है, मैं कल बैठकर कल से सोच रहा हूं कि अक़लियत की चिंता करने वाले इतने लोग मौजूद हैं। अक़लियत के बारे में हर आदमी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहा है अक़लियत के बारे में, और मुझे शायद मालूम है कि अक़लियत का मैं पहला मुस्लिम हूं संसद के अंदर जो इस मुद्दे पर अभी खड़ा होकर बात कर रहा हूं। न तो उन्होंने शुरू करवाया न उन्होंने शुरू करवाया, और पता नहीं बाद में कोई कुछ लोग अब मेरे इधर से बुलवा देने के बाद उधर से भी अपने पार्टी के किसी अक़लियत नेता को शायद मौका दे दें तो वो अपना दर्द आपके सामने उपाध्यक्ष महोदय बता सकें। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आ गई उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी बड़ी बातें हुई। उस वक्त की सरकार मुलायम सिंह जी की सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे ये सही है कि मुझे याद है कि मुरादाबाद का दंगा भी उन्हीं के समय हुआ था उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन मेरठ के दंगे के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह मलियाना और हिंडन नदी का वो जो एक लाइन से खड़ा करके मुसलमानों को मारा गया था, वो देखने गए और देखते ही उनकी इमेज पूरे देश के अंदर खासकर अक़लियत समाज के अंदर बहुत बड़ी हो गई उपाध्यक्ष महोदय। और उसके बाद अल्पसंख्यक समाज को लगा कि शायद उसको एक मसीहा के रूप में एक नेता मिल गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जो मुस्लिम नेता से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बात करते, मुसलमानों से कहने लगे कोई चिंता की जरूरत नहीं है, जब तक मैं जीवित हूँ बाबरी मस्जिद का बाल बांका नहीं होगा। मुसलमानों ने उन पर बहुत यकीन किया। 28 अक्टूबर 1990 को उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नहीं पहुँचेगा। 28 अक्टूबर 1990 को अशोक सिंघल जी पहुँचे। मुलायम सिंह जी ने घोषणा की थी कि एक चिड़िया भी अयोध्या में नहीं पहुँच सकेगी, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी। लेकिन वहाँ अशोक सिंघल जी पहुँच गए, साथ ही हजारों और लाखों कार सेवक पहुँच गए। और 30 अक्टूबर 1990 को वहाँ पर जो लोग पहुँचे उपाध्यक्ष महोदय, तो ये 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद के ऊपर लोग नहीं चढ़े। मुलायम सिंह यादव भी इससे बच नहीं सकते। 28 अक्टूबर 1990 को भी बाबरी मस्जिद के ऊपर कार सेवा हुई, लोग ऊपर चढ़े, उसमें तोड़ फोड़ हुई, वहाँ झंडा लहराया गया। और फिर ये मुलायम सिंह जी का उस वक्त उन्होंने वहाँ पर फिर बाद में चढ़ने दिया। मैंने कल वीडियो कैसेट बहुत गौर से देखा उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को जिरह के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। न्यूज़ ट्रैक के वीडियो कैसेट में जब यहाँ से कार सेवक बढ़ रहे हैं, मुलायम सिंह जी की फोर्स पीछे बढ़ती जा रही है, और वहाँ पर तो कार सेवक के वक्त में 6 दिसंबर को तो गेट तोड़ा गया, लेकिन मुलायम सिंह जी के समय में गेट तोड़ा नहीं गया उपाध्यक्ष महोदय, गेट खोला गया। और गेट खोलकर कार सेवक को आमंत्रित किया गया उपाध्यक्ष महोदय, आमंत्रित करके ऊपर चढ़ाया गया और फिर प्लानिंग के तहत गोली मारी गई ताकि अल्पसंख्यक समाज को खुश किया जाए। देखो मैं पहला आदमी हूं जो हिंदू पर गोली चला रहा हूं, तुम्हारे लिए कितना बड़ा हमदर्द हूं। देखो मैं अपनी कौम पर गोली चला रहा हूं, मेरे से बड़ा हमदर्द तुम्हारा कोई नहीं हो सकता है। और उसके बाद गोली चलाई गई उपाध्यक्ष महोदय, झूठ नहीं बोल रहे, ये साबित करता है। अगर इस पर कोई कुछ कहना चाहे उपाध्यक्ष महोदय। बहुत स्पीकर्स हैं, आपको जल्दी खत्म करना है। उपाध्यक्ष महोदय मैं तो अक़लियत का दर्द रख रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उपाध्यक्ष महोदय मैं अक़लियत का दर्द रख रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय। और जब दर्द निकलेगी, जब दर्द बताएंगे तो उपाध्यक्ष महोदय आवाज तेज। ये जानते हैं ये अल्पसंख्यक को बोलने भी नहीं देंगे उपाध्यक्ष महोदय, ये पूरी जागीर समझ। ऑर्डर प्लीज। गुंबद पर चढ़े मुलायम सिंह जी ने उपाध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी ने प्लीज ताला खुद खोला। उपाध्यक्ष महोदय कल मुलायम सिंह जी ने एक बात कही उपाध्यक्ष महोदय, और आप उपाध्यक्ष महोदय मैं कल मंत्री पद की मर्यादा
को भी तोड़ते हुए खड़ा हो गया। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ उपाध्यक्ष। मेरा घराना भी समाजवादी है उपाध्यक्ष महोदय। मुलायम सिंह जी की बड़ी इज्जत करता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने कहा कि अब अगर ये मंदिर बनाने जाएंगे तो मुसलमान नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी कवर कर जाएगा। जब बाबरी संशोधन कर लो, हिंदू और मुसलमान मंदिर भी बनेगा प्लीज और मस्जिद भी बनेगा, लेकिन आपको मुसलमानों से कहीं नफरत ज्यादा न हो जाए, इसे समाजवादी पार्टी का हिंदू जाएगा। और जबरदस्ती अगर करोगे तो जबरदस्ती हर हाथ में आपका मुकाबला करेंगे, ये कहा है जी। प्लीज भाषण में कहा मिस्टर था जान, उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं मुलायम सिंह जी आपको ज्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी शॉर्ट कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय इधर का समय हमें दे दिया। नो 10 मिनट्स जी। उपाध्यक्ष चला गया महोदय, इधर से। मुलायम सिंह जी ने कहा, और ये सही है उपाध्यक्ष महोदय कि अभी भी कांग्रेस से ज्यादा मुसलमान मुलायम सिंह जी पे भरोसा करता है। इसलिए जब मुलायम सिंह Lot of पे बात people are करते there, हैं, many people are there to participate. आपको कह रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी ये सही है कि कांग्रेस से ज्यादा मुसलमान मुलायम सिंह जी पे ज्यादा भरोसा करता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर मुलायम सिंह जी से विनती करता हूँ, अब कोई ऐसी बात मत कह दीजिए कि एक बार तो बाबरी मस्जिद टूट गई और दूसरी बार आप कह दीजिए मुसलमान आपके भरोसे रह जाए और कहीं बातचीत भी न करे, कहीं समझौता भी न करे और फिर वो सब कुछ हो जाए और बाद में आप कहें हम क्या करें, हम मजबूर थे। ये मत कहिए, मेरी आपकी हाथ जोड़कर विनती। उसने उपाध्यक्ष महोदय, एक शायर ने सही कहा कि उसने फिर किया अहदे वफा, उसने फिर किया अहदे वफा, बेवफा फिर मुकर न जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, इसलिए कि मैं अभी नौजवान हूं और नौजवान के लिए अगर कोई नौजवान प्रधानमंत्री इस देश के अंदर हुआ है तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी हुए। लेकिन राजीव गांधी जी के ज़माने में पता नहीं उनके सलाहकार कैसे थे उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव जी को अलग नहीं किया जा सकता उपाध्यक्ष महोदय। नरसिम्हा राव जी ने जो किया वो राजीव गांधी से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव जो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, उन्होंने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के हल के लिए जो कमेटी बनाई थी, पूरे कांग्रेस में सबसे उपयुक्त आदमी उनको आदरणीय नरसिम्हा राव जी नजर आए थे उपाध्यक्ष महोदय। 1988 की जो कैबिनेट कमेटी है उसके अंदर राजीव गांधी जी ने नरसिम्हा राव को उस सब कमेटी का अध्यक्ष बनाया था कि इस मामले का हल ढूंढने के लिए। इसलिए उन्होंने 6 दिसंबर को उपाध्यक्ष महोदय परमानेंट हल ढूंढ दिया। और नरसिम्हा राव जी के लिए मैं उल्लेख करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसी लोकसभा के अंदर Mr. Shahnawaz, you have taken 25 minutes. A number of speakers are there. Prime Minister has to give your reply at 4 o'clock. एक पेज उपाध्यक्ष महोदय में कर देंगे। Please, Mr. Rudy. लंबी उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी समस्या By this you are interrupting me. उपाध्यक्ष महोदय, Whatever जिस time is अक़लियत allotted की to him, समस्या even that also अक़लियत you का are आदमी interrupting. पहली बार खड़ा हुआ है उपाध्यक्ष महोदय, अक़लियत का कोई मुसलमान पहली बार इस मुद्दे पर बोलने को खड़ा हुआ है, उसको रोका जा रहा है उपाध्यक्ष महोदय। Please. कल 1-1 घंटा भाषण हुआ है, हमने बड़े संयम से इनका भाषण सुना है उपाध्यक्ष महोदय। Please don't interrupt. उपाध्यक्ष महोदय, ये उल्लेखनीय है कि 1992 के अंदर नरसिम्हा राव जी ने लोकसभा में कहा था कि सरकार मस्जिद को ध्वस्त होने नहीं देगी। ये वादा किया था कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कि होने नहीं देगी। और राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी उपाध्यक्ष महोदय, उस राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने को पूरा अधिकार दिया था उपाध्यक्ष महोदय। सैयद शहाबुद्दीन ने ड्राफ्ट किया था और ये अधिकार दिया था कि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो सारे अधिकार नरसिम्हा राव जी को दिए गए थे। उसके लिए ये नहीं कह सकते कि वहां कल्याण सिंह की सरकार थी इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। आप तो प्रधानमंत्री थे, आप चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। और राष्ट्रीय एकता परिषद के अंदर भी आपने वादा किया था, आपने ये कहा था, आपको सारे अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाबरी मस्जिद फिर भी गिर गई उपाध्यक्ष महोदय। और नरसिम्हा राव जी ने टीवी अभी पूछूंगा लंबी चौड़ी सुनो, सुनने की ताकत रखो, सुनने की हिम्मत रखो उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिए,
ये फिल्मों से आए, इनको कुछ पता नहीं है। ये फिल्मों से आए, ये सिनेमा हॉल नहीं है। मिस्टर राज बब्बर, प्लीज, ये नाटक नहीं है। nothing will go on record except Mr. Shahnawaz. Mr. Rudy, इसका नाम क्या है? आप Mr. Ram Prasad Singh, Mr. Ram Prasad, this is not me. Raj Babar, nothing will go on record. Nothing will go on record. Now conclude. You have to conclude. महोदय, मुझे भी फिल्मों से ऑफर मिले हैं, लेकिन मैं मंत्री हूँ, इसलिए हीरो का रोल अदा नहीं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया रोल अदा कर सकता हूँ उपाध्यक्ष। No, please. Mr. Raj Babbar. What is going on here? Please. I'm under election. Please, Mr. Babbar. और संयम में रहो। Please. उपाध्यक्ष महोदय, Will you resume your seat? Will you resume? Will you resume your seat for unbecoming? उपाध्यक्ष महोदय, Now allow him to speak. Please. Order, please. Order, please. Order, please. Good. आप पे भी आते हैं। Now, please. Now, now, please. Now, Mr. Shahnawaz, शांत कर रहे, you हाथ are को to कहाँ देख conclude नहीं now. रहे। तो सर हल्ला हो रहा है। No, no. Conclude. सर अल्पसंख्यक की Half आवाज an दबा hour. रहे हैं सर। ये Prime समाजवादी Minister, पार्टी अल्पसंख्यक की आवाज Prime दबा रही है। Minister has to reply at 4 o'clock. Number of speakers are there. How do I accommodate? Half an hour it has taken. He will do that. He will conclude, but interruptions should not make. Interruption what? Your own members are interrupting more. I am sorry. Every time you are, why are you rushing for his help? I am here to guide. हम शांति कर रहे हैं सदन की। Please. आप उधर देख रहे हैं, हम शांति कर रहे हैं, सदन को बैठा रहे हैं। शांति राज बब्बर जी को कहिएगा। ये क्या हो गया? क्या हो गया? उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज, ऑर्डर प्लीज। इतना सवाल पूछा है कि मंदिर बनवाओगे या नहीं बनवाओगे, इतना पूछा बस। उपाध्यक्ष महोदय, Please, we have, you see, Upadhyaksh number Mahoday. of speakers still there. Upadhyaksh- Prime Minister has to reply at 4 o'clock. Please, Upadhyaksh Mahoday. cooperate with the chair, otherwise we can't conclude it at 5 o'clock. उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये राज बब्बर जी मेरे यहाँ चुनाव प्रचार करने गए थे, तब भी मैं चुनाव जीत गया उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए बहुत विचलित हैं उपाध्यक्ष महोदय। Please, Mr. Raj Babbar. उपाध्यक्ष महोदय, Mr. Raj Babbar. उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए उन्होंने कहा था उपाध्यक्ष महोदय, नरसिम्हा राव जी ने ये वादा किया था, नरसिम्हा राव जी ने ये हाउस में कहा था, एकता परिषद में कहा, फिर दूरदर्शन पर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत का अल्पसंख्यक डरा हुआ था। 6 दिसंबर को लोग परेशान थे उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी आंख में आंसू थे। हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ था, हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर और कांग्रेस के नेता के तौर पर नरसिम्हा राव जी ने टीवी पर कहा था कि हम फिर से वहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब ये मैनिफेस्टो में भी नहीं लिखते हैं उपाध्यक्ष महोदय। और उसके बाद 15 अगस्त को लाल किला पर वो पहुंचे थे 93 को उपाध्यक्ष महोदय, और 15 अगस्त को लाल किला पर नरसिम्हा राव जी ने कहा, 15 स्पीकर मिस्टर 15 अगस्त को लाल किला पर नरसिम्हा राव जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि अब रामालय ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर बनाएंगे। उनको बाबरी मस्जिद के बाद वहां भूल गए, वो वहीं पे भूल गए उपाध्यक्ष महोदय, और उसके बाद अब इनको याद आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को अब कंक्लूड कर रहा हूँ।
मेरी बात समाप्त हो रही उपाध्यक्ष महोदय। 6 दिसंबर को मैं पूछना चाहता हूँ, 6 दिसंबर के सिखाओ मत बैठो। उपाध्यक्ष महोदय 6 दिसंबर 1992 मिस्टर बोरिया, जांच ब्यूरो ने मिस्टर बोरिया उपाध्यक्ष महोदय 6 दिसंबर 92 के अंदर केंद्रीय जांच, वहां पर सीआरपीएफ के लोग पहुंचे थे। 12 बजे से कार सेवा शुरू हुई, 6 बजे वहां पर कल्याण सिंह की सरकार समाप्त हो गई। 6 घंटा मैं मानता हूं कि बीजेपी की सरकार में कार सेवा हुई, लेकिन 36 घंटा ये 6 गुना आगे थे। इनको ये था कि इन्होंने 6 घंटा किया, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम 36 घंटा करेंगे, और उस वक्त सब लोग गायब थे। मैं तो बिहार से आता हूं उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ लालू प्रसाद जी बहुत भारी सेकुलर नेता है, और उन्होंने कहा कि हमारे प्राण, जब तक मेरी लाश पर बाबरी मस्जिद तोड़ी जाएगी कोई तोड़ नहीं सकता। 1 करोड़ लेकर लोग पहुंचेंगे। इधर नरसिम्हा राव जी सो गए और उधर लालू प्रसाद उपाध्यक्ष महोदय सो गए, कोई नहीं आया, मुलायम जी भी नहीं आए। उपाध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। अब मंदिर मस्जिद विवाद पे मैं नहीं बोल रहा, ठीक है? मंदिर मस्जिद विवाद पे मैं नहीं बोल रहा। मैं तो कहता हूँ कि आजादी के बाद मुसलमानों को, आजादी के बाद भारत के मुसलमानों को उपाध्यक्ष महोदय चाहिए था शिक्षा, भारत के मुसलमानों को चाहिए था रोजगार, भारत के मुसलमानों को उपाध्यक्ष महोदय चाहिए था सुरक्षा, लेकिन कांग्रेस की सरकार रही, सो कॉल्ड सेकुलर ताकतों की सरकार रही, किसी ने सुरक्षा नहीं दी। आज भारत का मुसलमान गरीब है। कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि अगर मुसलमान नौकरी में आज 3% है तो क्यों है? आप सरकार में थे, बीजेपी की सरकार तो 2 साल से नहीं, और मुसलमानों की आज मुसलमान डिफेंस में क्यों नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय ये जवाब इनको देना चाहिए। आज मुसलमान गजेटेड अफसर क्यों नहीं है? आपने मुसलमानों के तालीम के लिए क्या किया? राम प्रसाद सिंह तालीम के लिए अब उनके घड़ी खड़े होकर उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय 2 साल से हमारी सरकार है, जब से बीजेपी की सरकार है। उपाध्यक्ष महोदय पहले ये डराया। आई कांट गिव एनी मोर टाइम। उपाध्यक्ष महोदय अपनी बात को समाप्त कर। उपाध्यक्ष महोदय 2 साल से बीजेपी की सरकार आई है, 2 साल से बीजेपी की सरकार आई। पहले मुसलमानों को ये कहकर डराते थे, ए मुसलमानों बीजेपी के पास मत जाना, अगर बीजेपी की हुकूमत आ गई तो तुम्हारा हिंदुस्तान में जीना मुश्किल हो जाएगा। और जब बीजेपी की सरकार आ गई उपाध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी तो मुसलमानों ने इनके झूठ को स्वीकार किया, और उन्होंने उनको ये लगा कि वाजपेयी जी के सरकार बड़ा लंबा लिस्ट है, आसान हो 4 बजे प्राइम मिनिस्टर को रिप्लाई देना है। वाजपेयी जी के सरकार में मुसलमान सुरक्षित है, कहीं दंगा नहीं है, अमन अमान है। उपाध्यक्ष महोदय ये अमन अमान इनसे देखा नहीं जा रहा, ये मुसलमानों को बहका नहीं सकते उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इन्होंने ये बहुत परेशान है। उपाध्यक्ष महोदय जब कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर के अंदर ये ऐलान किया तो सीज फायर उन्होंने नहीं की। सीज फायर के बाद ये बहुत घबरा गए, क्योंकि मुसलमानों में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री की इमेज बनी थी। उपाध्यक्ष महोदय अब ये बहुत घबराहट में, इनको लगता है कि बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के कोई तरीके इनके पास नहीं है। इनके पास पुराना एजेंडा है, हिडन एजेंडा। वो एजेंडा है बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को बहकाए रखो, ताकि वो असली मुद्दे से भटक जाए और वोट की राजनीति के लिए इनके साथ इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय करता हूँ, इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ, और ये कहता हूँ मुसलमानों के झूठे हमदर्द हैं, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, इनकी सेकुलरिज्म की पोल खुलेगी और मुसलमानों के सामने ये। जय हिंद।